वॉइस हेलो करो। चलिए, वो बंद मैंने बोल दिया था राजपाल को, तो शायद हो गई होगी फोटोकॉपी, ला के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो अब है हेलो, ना, बातें आवाज़ आ करना रही है मेरी? बंद बंद कर दो। पब्लिक में जाके लोगों को बोलेंगे कि मेरी को रेट करें। हम्म बंद, बिल्कुल बातें बंद। चलो तुम वहां जाके बैठो, वापस पीछे जाओ, वहां चले जाओ। हाँ, वहां बैठ जाओ, वहां पीछे कहीं भी। ठीक है। देखो केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ने वाले हैं, समझना। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी चीजें क्या? जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो, पब्लिक में जाके एक होता है बोलेंगे कि मेरी माइक्रो। वॉइस को रेट करें। माइक्रो मतलब छोटी छोटी, बाय द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एटसेट्रा। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। लिखो, इसमें लिखो, केटीजी हैंड डालो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट लिखे इसके अंदर, यूजिंग केटीजी, यूजिंग केटीजी we can comment, using KTG we can comment on the macroscopic property of gas. We can comment on the macroscopic properties of gas, such as temperature, macroscopic properties of gas such as pressure, volume, temperature, by the help of microscopic properties, by the help of microscopic properties such as velocity, kinetic energy of gas molecules, such as velocity, kinetic energy of gas molecules. ठीक है, इसमें चैप्टर में हमने कुछ एज्यूम किया हुआ है। जब वो एज्यूम करेंगे तो ही हम, तुम दरवाजे के पीछे कौन बैठा है बच्चा, कौन है? इधर आओ। इस चैप्टर में एक और है, कौन है, क्या नाम है? एक और भी है। चलिए, चलो अब सब बस बातें नहीं, देखो यहां पर कुछ बातें हम एज्यूम करेंगे और एज्यूम करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या क्या एज्यूम करेंगे, वो 7 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट में लिखवा रहा हूं अभी। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन
और आइडियल गैस इक्वेशन ये पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वेरी गुड। चलो बताओ इसमें ये एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। और आर क्या होता है? क्या कांस्टेंट का नाम क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस के लिए तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? सेंटीग्रेड वाला कि केल्विन वाला? उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। टी क्या है इसमें? खड़े हो तुम, खड़े हो। टी क्या है? व्हाट इज टी? है क्यों नहीं सुन पाए? कारण बताओ। तो जो बच्चा मतलब कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा कि नहीं सुना तो बता भी नहीं पा रहे टी क्या होता है। बैठो, अब डिस्टर्ब नहीं करना क्लास। और टी भी जो टेम्परेचर है वो केल्विन वाला होता है, सेंटीग्रेड वाला नहीं होता है ना। पी क्या होता है? पी कौन सा प्रेशर? कोई हाथ खड़ा करे फिर बताना कि मैं क्वेश्चन मेरा है कौन सा प्रेशर। हाँ हाथ खड़ा करो। आइडियल गैस, आइडियल गैस प्रेशर। ये क्या होता है आइडियल गैस प्रेशर? हाँ काइनेटिक प्रेशर। और कोई? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और कोई? एक बच्चा ने बोला पार्शियल प्रेशर। हाँ कौन सा प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब प्रेशर कौन सा, कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ये क्वेश्चन है। हाथ खड़ा करें फिर बताएं जिसको आता हो। हाँ बोलो रानी, क्या बोल रही हो? कोई बच्चा बताएगा पी का मतलब क्या है? वो पी चाहिए पहले मेरे को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पी 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 का मतलब क्या? हाथ खड़ा करके बोलना फिर बताना। हाथ खड़ा करो और फिर बोलो। हाँ बोलो। P is the collision of gas molecule. प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल के कंटेनर पे लगा रहे हैं, कंटेनर के वॉल पर। ठीक है, देखो देखो ये कंटेनर है एक, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। देखो बातें नहीं करे बिल्कुल भी। ये गैस के मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं ये? रीजन इनको एनर्जी मिल रही है। कहाँ से? जब भागेंगे तो इससे आग टकराएंगे और टकराने के बाद वापस जाएंगे। तो मान लो पहले इनके पास मोमेंटम है mu, एक पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी है u, तो मोमेंटम है mu।
तुम्हें नहीं दिख रहा तो यहाँ आ जाओ, नहीं दिख रहा तो आ जाओ, इधर आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। ये टकरा के अगर वापस गए तो टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो हो जाएगा माइनस एम यू, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, पहले प्लस एम यू बाद में माइनस एम यू। ये बात समझ में आ रही है? तो सेम रहा कि चेंज हो गया? कितना चेंज हो गया? कितना चेंज हो गया ये क्वेश्चन है। पहले एम यू था, माइनस एम यू हो गया, तो चेंज कितना हो गया? देखो एम यू था, एम यू में से कुछ खत्म हो गया और माइनस एम यू बचा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2mu। एम यू में से कुछ निकल गया और बचा कितना हमारे पास? माइनस एम यू। पहले एम यू था, माइनस एम यू बचा, तो x कितना हो गया हमारे पास? 2mu के बराबर। तो चेंज हुआ 2mu। ये 2mu कहाँ गया? चेंज हो गया ना कुछ। पहले mu था इसके पास, 2mu इसमें से निकल गया, वो निकल गया, वो कहाँ गया? हाँ, प्रेशर के फॉर्म में चला गया। mu था इसके पास, मानते हो? अब कितना बचा? माइनस mu। तो 2mu निकला होगा ना, वो कहाँ चला गया 2mu? ये मेरा क्वेश्चन है। वॉल पे गया, दीवार पे गया, इस दीवार पे ये मोमेंटम चला गया 2mu, तो इस पर एक फोर्स लगा। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और अगर फोर्स लगेगा तो प्रेशर भी लगेगा, और प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस दीवार पर एक फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण से पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला प्रेशर है। तो व्हाट इज पी? प्रेशर exerted by gas molecules on the walls of container। ये P का मतलब होता है इस फॉर्मूले में। समझ में आ रहा है P का मतलब क्या है? What is V? वॉल्यूम। किसका? गैस के मॉलिक्यूल का कि डब्बे का? कंटेनर का या गैस के मॉलिक्यूल का? हाँ, ये मान लो इसकी लंबाई है L, क्यूब है, सब L है, तो यहां पर ये L का मतलब क्या है ये आप बताइए। L क्या होना चाहिए इस जगह पे? L वॉल्यूम कितना लोगे? L किसका वॉल्यूम रखूंगा मैं? गैस के मॉलिक्यूल का रखते हैं या कंटेनर का रखते हैं? हाँ, कंटेनर का। सुनना ध्यान से बता रहा हूं मैं। हाँ बोलो। जितने गैस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। अब सुनो, जैसे वॉल्यूम होता है ना, बता रहा हूं क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो इस कमरे का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, ऐसा मान लो 20, और तुम सब गैस के मॉलिक्यूल्स हो, तो गैस के मॉलिक्यूल और हर एक का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा तुम लोगों का। मान लो तुम्हारा कुल मिलाकर के जो वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब, सबका मिलाकर के कितना बोला मैंने? 2 मीटर क्यूब। और पूरे कमरे का कितना है बोलो? यहाँ जितनी भी चीजें पड़ी हैं उन सबका मिला के 2 मीटर क्यूब है। सब चीजों को मिला के कितना है? 2 मीटर क्यूब। और कमरे का कितना है? तो तुम कितने वॉल्यूम में घूम सकते हो फ्रीली? 20 में, 2 में कि 18 में? तो ये गैस के मॉलिक्यूल जितने वॉल्यूम में फ्रीली घूम सकते हैं, यहां पर ये वॉल्यूम वो होता है ना, डब्बे का होता है ना गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है, वो ऐसा होता है। ये V है, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। पूरे वॉल्यूम ऑफ गैस को माइनस कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस को, तो यहां पर ये V हमको मिलता है। समझ में आ रहा है इस V का मतलब क्या होता है? जब वंडरवेल गैस इक्वेशन आएगी तो उसने करेक्शन दिया। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन देखो यहां पर वर्ड ही लिखा हुआ है आइडियल। अगर हम आइडियल कंडीशन मानते हैं तो ये होगा, जबकि आइडियल कुछ होता ही नहीं है। तो असली में जो इक्वेशन होती है वो रियल गैस इक्वेशन होती है। और रियल गैस इक्वेशन आपने ये पढ़ी हुई थी, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर इंटू V माइनस B, यूनिट डायमेंशन में 2-3 बार आया है ये, इज इक्वल टू RT। व्हाट इज V? ये पूरा वॉल्यूम जो है ना, ये पूरा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मिलाकर के वो वाले ये वाला V होता है। तो ये जो इक्वेशन है रियल में ये होती है, बट हम यहाँ एज्यूम करके चलेंगे। अब देखना एज्यूम, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये बहुत छोटा सा है, नेग्लिजिबल है।
अगर नेग्लिजिबल होगा तो हम मान सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही इस फॉर्मूले में वी रहा होगा। बात समझ में आ रही है? असलियत में क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस है। बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ गैस कैसा है, ज्यादा है कि कम है, किससे कम? तो हम मान के चलेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो हो रही है और वो है पीवी इक्वल टू आरटी। तो ऐसे 6 असम्पशंस हैं जो हम मानेंगे, तब हम इस इक्वेशन को बोलेंगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है। और अगर वो असम्पशंस हम नहीं लेंगे तब इक्वेशन रियल गैस की ये वाली आएगी। एक साइंटिस्ट आएंगे वॉन्डरवॉल, वो इक्वेशन देंगे, इसको बोलते हैं वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन, और ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन रियल में है कि कुछ एज्यूम करने के बाद है? वो क्या क्या असम्पशंस है मैं लिखा रहा हूं, लिखो हेडिंग, असम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आवाज इतनी किस चीज की आ रही है? assumptions for kinetic theory of gases। पहला assumption लिखो, the volume of molecules is negligible. The volume of molecules is negligible as compared to volume of container. As compared to volume of container. फ्रीली मूव, जिसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं वो वॉल्यूम उस फॉर्मूले में होता है V, जो कि रियल में ये होता है V ऑफ कंटेनर माइनस V ऑफ टोटल वॉल्यूम टोटल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और ये हम नेग्लेक्ट करेंगे, और अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही घूमने वाला वॉल्यूम मान सकते हैं। पहला असम्पशन समझ में आ गया सब लोगों को? बंद करवा दे क्या इसको? ये आवाज जो आ रही है नहीं, क्या फैन में से क्या? देखते हैं 10 में से कितना स्कोर मिलता है। तो गाइस अभी मेरी एक दोस्त आएगी पीछे से, आपको बस उसकी आवाज़ सुन के उसको 10 में से रेटिंग देनी होगी, ठीक है? हेलो, हाय, कैसे हो? हम लोग नीचे क्यों नहीं पढ़ रहे? नीचे की क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अपन लोग? नीचे कोई क्लास चल रही है कोई? FLT हो रहा है वहाँ पर? अभी चल रहा है वहाँ पर? और ऊपर? क्योंकि ये पंखा भी और आवाज़ AC की भी आ रही है बहुत ज़्यादा। जितेंद्र ये बताओ नीचे वाली क्लास में क्या चल रहा है? हैं? आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी पंखे को बंद कर दो जिसमें से भी आ रही है। AC बंद कर दो यार। हेलो, हाय, कैसे हो आप? तो 10 में से कितना देना चाहोगे आप? 8.5 9। तो एक बार रिवील कर देते हैं, आ जाओ। थैंक और ये पंखा देखो कि गिर ना जाए, ये वाला पंखा हाय, बीच वाला। कैसे हो आप? 10 में से नहीं। 8। हेलो भाई। और बताओ क्या हाल चाल है? और ये आवाज किसकी आ रही है? ये वाली इधर से आ रही है कि ऊपर से आ रही है? थैंक यू भाई। ऐसा मत। ये यहाँ से आ रही है क्या? यहाँ? और तो हम सोच रहे हैं वहां से आ रही है। चलो अभी चलाते हैं इसी, थोड़ी देर रुक जाओ, चलाएं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला असम्पशन सबको समझ में आ गया ना? देखिए सेकंड लिखो। अच्छा, असम्पशंस को किताबों में पोस्टुलेट्स भी लिखा हुआ है। ये असम्पशंस को
किताब में पॉस्टुलेट्स भी लिखा हुआ है, पॉस्टुलेट्स फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पॉस्टुलेट्स फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। सेकंड लिखो, गैसेस कंटेन्स, सेकंड postulate, gases contains tiny particles, gases contain tiny particles called molecules, called molecules, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको मॉलिक्यूल मान के चलेंगे हम। उसी में लिखना आगे, these molecules of one gas, लिखो, these molecules of one gas are identical in all respects, identical in all respects, मतलब हर तरीके से इसको आइडेंटिकल मान के चलना है, भले ही नहीं हो। अगर एक गैस है नाइट्रोजन, बोला नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या कोई भी एक गैस है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल हम मान के चलेंगे हर तरीके से सेम है, शेप, साइज, सब कुछ। ठीक है, पढ़ो फिर से स्टेटमेंट को। मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। फिर आगे लिखे उसी में, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, spherical in shape, spherical in shape, smooth and rigid, स्मूथ और रिजिड है कि टक्कर होने के बाद इसका शेप साइज चेंज नहीं होगा, स्मूथ एंड रिजिड, स्मूथ एंड रिजिड, रिजिड मतलब टक्करें होंगी, टक्करों के बाद उनका साइज और शेप चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्मूथ एंड रिजिड। ब्रैकेट में लिख लो इनकम्प्रेसिबल, ब्रैकेट में लिखे इनकम्प्रेसिबल। अब फिर सुनो अगला, तीसरा अजम्पशन, तो बच्चा बातें कर रहा है, मेरे को दिक्कत होती पढ़ाने में, फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन, फिर बेइज्जती होगी, क्या मतलब। ये गैस के मॉलिक्यूल्स भाग रहे, रैंडम मोशन है इनका, तो ये मान के चलेंगे हम कि दो टक्कर के बीच में इनका कोलिजन स्ट्रेट लाइन है, दो टक्कर के बीच में ये कोलिजन स्ट्रेट लाइन है, कर्व गया ही नहीं, हो सकता है कर्व लीनियर हो, कुछ ऐसे भाग रहे हो, कुछ इस तरीके से भाग रहे हो, या कुछ और तरीका हो, बट हम मान के चलेंगे कि दो टक्कर के बीच में इनका पाथ कैसा है, और जो पाथ है इनका दो टक्करों के बीच में, उस पाथ को बोला जाता है फ्री पाथ। जब तक टक्कर नहीं हो रही तो फ्री पाथ, इसको हम लैम्डा 1 से लिखते हैं, ये फ्री पाथ लैम्डा 2, ये फ्री पाथ लैम्डा 3, पूरा जो फ्री पाथ है, एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ, घूम फिर के वापस यहां तक कहीं आ गया होगा, तो जब वो वापस आ गया कहीं पर, जिसके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है, तो कौन सा फ्री पाथ लोगे, लैम्डा 1 लोगे, लैम्डा 2 लोगे, लैम्डा 3, सब सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे सारे फ्री पाथ, क्योंकि कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे हो गए, कम डिस्टेंस, तो कौन सा लेंगे हम, पूरा फ्री पाथ चाहिए हमको, तो एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन सब का मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ ऐसे लोगे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डैश 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 लैम्डा n अपॉन n, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू लास्ट में ये आती है, कुछ आगे डिराइव करेंगे इसको, 1 अपॉन √2 पाई n इंटू डी का स्क्वायर, जहाँ √2 मालूम है 1.414, हाथ में रखो, पाई भी मालूम है क्या है, n मतलब होता है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, इसका मतलब भी समझना, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी।
और डी है यहाँ पर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो आई बात समझ में? ये तो मीन फ्री पाथ निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया। मीन फ्री पाथ पे सबसे ज़्यादा टाइम पिछले 10 साल में कम से कम 3 बार मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये फॉर्मूला पहला है। ऐसे 3 फॉर्मूले बनेंगे इससे, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ समझ में आ गया क्या हो गया? लिखो अगला assumption, all the molecules, इसको बाद में लिखना, पहले लिखो assumption, all the molecules move in a random straight line, all the molecules move in a random straight line all the molecules move in a random straight line and can change their direction. All the molecules move in random straight lines, move in random straight lines and can change their direction, and can change their direction only on collision, only on collision। और ये फॉर्मूला लिख लो फिर मीन फ्री पाथ का डायग्राम बना के। इसके और फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं आगे क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट assumption लिखें। ये हो गया? नहीं लिखा? लिखो। मीन फ्री पाथ। हो गया सब बच्चों का? ये नहीं, जल्दी करो। देखिए, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। हम मान के चलेंगे, होते नहीं है। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? हाँ, शेप चेंज नहीं होता। और कुछ? स्टिक होके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब सही सही कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता। रुक तो जाओ, उस पर बात तो कर लेने दो भाई, तुमसे ही पूछ रहा हूँ।
काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता किसका, मतलब नहीं, जैसे दो बॉडी चल रही हैं, दो बॉडी ए और बी, तो काइनेटिक एनर्जी ए की लॉस नहीं होती या बी की लॉस नहीं होती? दोनों की सेम रहती है, टक्कर के बाद एक्सचेंज हो जाती है टक्कर के बाद। सुनो, देखो मॉलिक्यूल की चेंज हो जाएगी, पार्टिकल है ना ए, टक्कर के बाद उसकी चेंज हो जाएगी। हेलो, ए और बी चलते हुए आ रहे थे, याद करो टक्कर हुई थी WEP में, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था उसके बाद आपने कोलिजन पढ़ा था। एक कोलिजन में ए मॉलिक्यूल चलता हुआ आ रहा था कुछ स्पीड से, बी मॉलिक्यूल चलता हुआ आ रहा था, उसका मास था, स्पीड थी, टक्कर हुई, टक्कर के बाद स्पीड चेंज हो जाती थी। तो अगर स्पीड चेंज हो गई तो हाफ m तो वही है, v² चेंज हो जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, चेंज हो गई। दूसरे वाले की भी चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल देखोगे, टोटल ए और बी की मिला करके पहले और टोटल ए और बी की मिला करके बाद में वो कंजर्व होती है। तो ए की चेंज हो गई, बी की भी चेंज हो गई, बात समझ में आ रही है? ए की भी चेंज हो गई, बी की, बट टोटल देखेंगे तो कैसे रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। उन दोनों की पहले सम करना और बाद में सम करना, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो अब समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या होता है, किसकी कंजर्व होती है, ए की या बी की? दोनों की मिला करके इज इक्वल टू दोनों की मिलाकर, टक्कर के पहले जो थी और टक्कर के बाद जो थी वो दोनों सेम रहती हैं। और टक्कर के दौरान ड्यूरिंग कोलिजन दोनों की चेंज होती है या सेम काइनेटिक एनर्जी? तो जब टक्कर होती है ना, तो टक्कर के समय हम देखना टक्कर होगी तो हल्का सा दबाव आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर दबाव से वापस एक्सटेंड होगी, खिंचेगी, तो फिर पोटेंशियल काय में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। बट टक्कर के दौरान काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है। हम मानते हैं परफेक्टली इलास्टिक अगर है तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद हम ये लिखते हैं टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन। रिवीजन में अपन फिर से पढ़ेंगे इसको, कोलिजन को एक बार और, बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे उसके अंदर। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम। बीच में तो वो इम्पैक्ट आया तो काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हुई, लेकिन अगर हम मान लेंगे परफेक्टली रिजिड है, कैसे परफेक्टली रिजिड, दबाव आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं परफेक्टली कैसे है, रिजिड। तो देखो दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, कोलिजन किस में हो रहा है, मॉलिक्यूल में कि मॉलिक्यूल और वॉल में, दोनों में। और सारे कोलिजन हम इलास्टिक मान के चलेंगे, मॉलिक्यूल का भी इलास्टिक है, मॉलिक्यूल्स और वॉल का भी इलास्टिक है। लिखें, इसमें लिखा है ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। It means no loss in energy during collision in the form of heat or deformation, क्योंकि रिजिड माना हमने, रिजिड माना डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। बोलो बेटा, रिजिड माना ना अपन ने, तो रिजिड माना दबेगा कि नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, तो काइनेटिक चेंज होगी पोटेंशियल में, नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं आइडली, बट आइडल कुछ नहीं होता, सब कुछ रियल होता है। फिर बोल रहा हूँ, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। इट मीन्स नो लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इन द फॉर्म ऑफ हीट और डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब टक्कर के दौरान जो दबाव आएगा, कंप्रेशन आएगा, वो हम डिफॉर्मेशन यहाँ पर लेके नहीं चलेंगे, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे इस गैस के मॉलिक्यूल्स में। असली में होता है बट हम इंक्लूड नहीं कर रहे। हमने शुरू में लिख दिया दीज आर परफेक्टली रिजिड है, मतलब डिफॉर्मेशन वाला काम तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, रियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं क्या आइडियल गैस के लिए? आइडियल होती है क्या गैस? आइडियल कंडीशन तो हम मान के चलेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हेडिंग क्या डालिए ऊपर पढ़ो, अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा होता तो PV इक्वल टू RT इक्वेशन होती, बट ऐसा ऐसा नहीं है, तो सही में क्या वो फिर बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आइडियल चल रहा है। लिखो अगला पॉइंट,
अच्छा बताओ, दो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर घूम रहे हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना, कुछ ना कुछ रिपल्शन भी होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी होगा। हम ये मान के चलेंगे कि इनके बीच का इंट्रैक्शन है ही नहीं, कुछ भी नेग्लिजिबल इंट्रैक्शन। अगर इंट्रैक्शन इनके बीच में नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इंट्रैक्शन, तो कौन सी एनर्जी होगी? तो जो गैस के मॉलिक्यूल की है, हम टोटल एनर्जी जो बात करेंगे, जब भी बोलूंगा टोटल एनर्जी, कौन सी मानोगे, पोटेंशियल या काइनेटिक? तो इट इज प्योरली काइनेटिक। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोटेंशियल थ्योरी ऑफ गैसेस या मैकेनिकल थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ रहे अपन। क्यों पढ़ रहे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इनके बीच का इंटरेक्शन कितना है, और इंटरेक्शन अगर जीरो है तो कौन सी एनर्जी गायब हो जाएगी? तो पूरी एनर्जी कौन सी रहेगी? बात समझ में आ रही है? तो हम प्योरली काइनेटिक मान के चलेंगे। यहां पर देखो, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सपीरियंसेस molecules do not experiences any interaction force. Molecules do not experiences any interaction force such as intermolecular forces. Between them. और ये अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं हमेशा हम। कौन से फोर्स की बात करते हैं? अट्रैक्शन। लिख लो चाहे ब्रैकेट में, अट्रैक्शन फोर्स। इंट्रैक्शन फोर्स मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन हम मान के चलेंगे है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, कुछ तो होगा। अच्छा अब सुनो, ब्रैकेट में ग्रेविटेशन फोर्स लिख लिया आपने। ये देखो, ये डब्बा है, ये मॉलिक्यूल चलता हुआ आ रहा, टकरा रहा है इसके ऊपर, तो प्रेशर लगा रहा है। व्हाट इज पी? बोलो व्हाट इज पी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ। अब सुनो ध्यान से, मान लो इनके बीच में इंटरेक्शन होता, ये इसको अपने पास खींच रहा होता, ये मॉलिक्यूल एक आगे जा रहा है और इसको खींच रहा होता, आगे पीछे खींच रहा होता। बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होता ही ना, बट हम मान के चल रहे हैं अभी कि इंटरेक्शन इनके बीच का नहीं है। कितना इंटरेक्शन मान के चला अपन ने? बट अगर होता तो रिपल्शन फोर्स भी होता और अट्रैक्शन फोर्स भी होता। तो हमारी ये थ्योरी रहेगी, जब हम रियल गैस पढ़ेंगे वंडरवाल, तो हम ये मान के चलेंगे कि अब ये पी नहीं है, पी के बदले कुछ और है। हमने इंटरेक्शन जीरो माना था, इसलिए वो आंसर पी लिखा था, बट वो पी ना होकर असलियत में क्या होता है? पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। वो रियल गैस में वंडरवाल करेक्शन था, वंडरवाल ने रियल गैस में करेक्शन किया था। अगला पॉइंट लिखे, नेक्स्ट। The number density of molecules is constant. The number density of molecules is constant. Number density of molecules is constant. Number density का मतलब क्या होता है? बताओ, नंबर डेंसिटी का मतलब बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो यहाँ पर इतने वॉल्यूम में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने ही वॉल्यूम में यहाँ पर भी सेम होंगे कि अलग होंगे? अलग, हाँ, क्योंकि घूम रहे हैं वो तो। बट हम क्या मान के चल रहे हैं? तो हम आइडियली कंडीशन मान के चल रहे हैं, इसलिए हम आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल टू आर टी लेंगे। ये हमारा एजम्पशन है। दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि सब डायरेक्शन में भाग रहे हैं? सब डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और इक्वल स्पीड से कि अलग अलग स्पीड से? कुछ की स्पीड ज़्यादा, कुछ की स्पीड कम। अच्छा, मान लो यहाँ पर भाग रहे हैं 0 से लेकर के 50 तक, तो क्या यहाँ भी 0 से 50 भाग रहे होंगे कि चेंज भी हो सकते हैं? और यहाँ पर भी 0 से 1000 हो जाएंगे, 0 से 2 तक जाएं,
कुछ भी हो सकता है, बट हम ये मान के चलेंगे कि हर तरफ जो भाग रहे हैं वो सेम भाग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं मान के चलेंगे, एज्यूम्पशन है, एज्यूम है। लिखिए अगला, जो आपने आइडियल गैस पढ़ी ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो तभी फॉलो हो सकती है जबकि आप ये एजम्पशन मान के चलोगे, वरना वो इक्वेशन गलत है। सही इक्वेशन तो ये होती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। बोले बेटा कुछ डाउट? लिखे, molecules move in all directions, molecules move in all directions with all possible speed, molecules move in all direction with all possible speed, but the distribution of velocities in all direction, but the distribution of velocities in all direction will be equal, will be equal. Distribution of velocities in all direction will be equal. ठीक है, कितने assumption हो गए? 8 वाले को। वेन मॉलिक्यूल से सिखा चुका हूँ, सबसे पहले ये सिखाया था मैंने, 8वां वाला, फर्स्ट वाला ये सिखाया था, ये वाला प्रेशर वाला। लिखे, वेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड देयर डायरेक्शन चेंजेस, when molecules collide their direction changes, which leads to momentum change, which leads to momentum change, and due to this force is applied on the walls of container, force is applied on the walls of container, and as a result gas molecule exert pressure, and as a result momentum के बाद force on the walls of container, and as a result gas molecules exert pressure on the wall of gas. Gas molecules exert pressure on the wall of gas. Walls of gas. Oh, sorry, on the walls of container. On the walls of container. Pressure on the walls of container. फिर ये लिख लो इसको, ये वाला, ये कॉपी में लिख लो इतना, जो गोले में बनाया मैंने, ये और चेंज इन मोमेंटम, ये इतना अपने को लिखना है कॉपी के अंदर। जो बॉक्स में और जो गोले में बनाया है, लिखो। चलो इसका एक शॉर्ट रिवीजन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करो सीसीक्यू में, सीसीक्यू 1 से 6।
was the power of सीखा। ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, डिस्टेंस सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन, इंडक्शन of motions, combustion, conduction and volcanic. हेलो, ठीक है, चलो आगे 1 से 6 तक करो। बच्चे सामने देखो, ये कुछ तो भी आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से, स्पीकर में से गाने वाने की, कनेक्ट वहाँ से वो एकदम एकदम जैसे होता है ना, वो भूत वूत टाइप आ जाता है, इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। जैसे मतलब कि अब मैंने बगल वाली क्लास में है भूत, बगल वाली क्लास। चलो 1 का आंसर बताओ। 1 माइक्रोस्कोपिक कि मैक्रोस्कोपिक? बाय स्टडिंग द माइक्रोस्कोपिक, volume of gas is approximately equal to the volume of container. हाँ देखो, अगर आप, अरे यार तुमने, मैंने मान लो वॉल्यूम गैस यहाँ डाल दी, बोला गैस ने कितना वॉल्यूम ले लिया? कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर, लगभग कंटेनर के बराबर, थोड़ा कम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डायमीटर, नहीं, स्क्वायर ऑफ मीन फ्री पाथ is inversely proportional to square of diameter. All collisions are elastic in nature. Considered are incompressible. Total energy of gas molecule is purely kinetic. 6 का 1 2 3 4 बताओ, true false. Choose the correct statement. Number density is not constant, तो constant. Distribution of velocity is unequal, नहीं equal. Molecule change their direction only on collision. नहीं, दीवार से टकराते तो भी तो चेंज कर लेते हैं, थर्ड भी गलत हो गया. गैस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यस. फोर्थ है ना, थर्ड समझ में आ रहा है क्यों गलत है? क्योंकि दीवार से टकराने के बाद भी वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. आपस में टकराने के बाद तो करेगी, दीवार से टकराने के बाद भी कर सकते हैं. चले, अब इसमें एक तुम्हें मैं प्रेशर का डेरिवेशन सिखा रहा हूँ. वो डेरिवेशन इसलिए क्योंकि उससे आपके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकता था मैं, बट उस डेरिवेशन की आवश्यकता है जिससे आप बीच बीच में से निकाल के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. लिखो हेडिंग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय molecules of gas, pressure exerted by molecules of gas on the walls of container, on the wall of container. On the wall of container. Molecules of gas on the wall of container. ठीक है,
हमने तो पढ़ लिया प्रेशर लगाते हैं, अब वो प्रेशर कितना लगाते हैं वो अपन सीख रहे हैं। जहाँ पर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आए अभी पूछ लेना, क्योंकि 3 स्लाइड जाएंगी उसको डेराइव करने में, 3 स्लाइड पूरी, तो मैं वापस स्लाइड पे नहीं आऊँगा। जो स्टेप जहाँ समझ में नहीं आए वहीं पूछना, स्लाइड चेंज हो जाएगी तो वापस नहीं आने वाला मैं। ये कंटेनर, साइड एल, क्यूब, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम मान के चल रहे हैं, ये कौन बच्चा कर रहा है? वहां से क्यों आ रही है आवाज? अच्छा, एक ब्रेड ऑमलेट, आलू पराठा। क्या मैं ले जा रहा हूँ। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, ये बगल से आ रही है आवाज? तो आता है कहीं से भी पढ़। किसको? By India's top फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? exams, academy. करो, Let's crack it. स्मार्ट बॉय। अरे वाह, वो टेस्ट चल रहा है नीचे, भैया दीदी लोग टेस्ट दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो n है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो हम मान के चल रहे हैं छोटा m है, टोटल मास ऑफ गैस, चलो बताओ कितना लिख दूं, कितना हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस? सब कुछ लिखा है बोर्ड पे, बताओ। हाँ, एन, तो इसको बड़ा एम मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं छोटा m इंटू एन के बराबर रहा होगा। बताओ इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्टेप समझ में नहीं आया अभी पूछना, फिर से रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये समझ में आ गया इतना? अब समझना इसको आगे। जो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे भाग रहे होंगे, मान लो हम एक मॉलिक्यूल को पकड़े, ऐसे n मॉलिक्यूल से हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ रहे हैं और देख रहे हैं इसका मोशन, तो मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, तो ये वेलोसिटी इसकी x डायरेक्शन में भी होगी, y डायरेक्शन में भी होगी और z डायरेक्शन में भी होगी, x, y और z, ये z डायरेक्शन में भी होगी। ये हो जाएगी फर्स्ट वाले की वेलोसिटी x डायरेक्शन में, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी y डायरेक्शन में, और फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी z डायरेक्शन में। से n मॉलिक्यूल सबकी होगी है, मैं एक मॉलिक्यूल पे काम कर रहा हूं अभी खाली। कितने, एक मॉलिक्यूल है कि n मॉलिक्यूल है? और हम कितने पे काम कर रहे हैं अभी? हम पहले एक का इफेक्ट निकाल लेंगे, तो n का इफेक्ट कितना होगा, इंटू n और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी हम एक मॉलिक्यूल पकड़ के काम कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं वो पार्टिकल जो x दिशा में भाग। अच्छा देखो, v की जो वैल्यू है, ऐसा ही बोल सकते हो, v वेक्टर vx i कैप, vy j कैप, vz, तो मॉड ऑफ v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, याद करो वेक्टर, vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर। तो आप बोलना vx v स्क्वायर के बदले vx का स्क्वायर प्लस, कभी जरूरत पड़े v स्क्वायर के बदले तो हम ये भी लिख सकते हैं, या इसके बदले हम v स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं कहीं पे? सीधे बैठो।
अब देखते हैं यहाँ पर, कंसिडर द मोशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। इसके बीच बीच के स्टेप की जरूरत अपने को डेरिवेशन की पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में बार बार, इसलिए बीच के स्टेप सिखाई जा रही हैं आपको, वरना तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता मैं क्या होता है। कंसिडर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल in x direction only, motion of molecule in x direction only। तो मास m, वेलोसिटी vx, इनिशियल मोमेंटम m इंटू vx, फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में एक पार्टिकल का ही, मास सेम है m v x1 माइनस में। बताइए समझ में आ गया क्या? इनिशियल मोमेंटम ये रहा होगा टक्कर के पहले, राइट वॉल पे टक्कर हो रही है ना, और कोलिजन ऑन राइट वॉल मान के चल रहे हैं, जो कोलिजन है वो राइट वॉल पे लेके चल रहे हैं, कोलिजन ऑन राइट साइड वॉल, राइट साइड वॉल। तो जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -2mv(x1)। बताओ ये समझ में आया कैसे आया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और खाली मैग्नीट्यूड की बात करें कि मोमेंटम चेंज हुआ कितना, तो वो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mvx। हाँ या ना? बोलो बेटा, ये मोमेंटम चेंज हो गया कि सेम रहा? किसका चेंज हुआ? मॉलिक्यूल का चेंज हो गया ना, तो कहीं ना कहीं तो गया होगा। कहाँ चला गया होगा ये मोमेंटम? कहाँ गया? बोलो, पहले mv था, अब -mv हो गया, तो 2mv चेंज हो गया, तो 2mv कहाँ चला गया? बोलो, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे चला गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये ट्रांसफर हो रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। तो अगर मोमेंटम ट्रांसफर होगा दीवार पे, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फोर्स होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, अभी एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है, on right side wall is equal to change in momentum upon time interval। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, फोर्स 2mvx, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं अभी सिर्फ, 2mvx1 अपॉन डेल्टा टी। ये समझ में आ रहा है यहां तक? व्हाट इज डेल्टा टी? हाँ, डेल्टा टी का सेम चेंज इन टाइम मत बोलना यार। कौन सा चेंज इन टाइम? कौन सा चेंज इन टाइम? कई बच्चे डेल्टा टी बोला चेंज इन टाइम। वो चेंज इन टाइम जिसमें फिर से कोलिजन होगा उस दीवार पे, मतलब कितने समय के बाद फिर से कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हुआ फिर कितने समय बाद फिर से कोलिजन हुआ, वो चेंज इन टाइम। तो देखो यहां से ऐसा हुआ होगा, ये टकराया होगा और टकरा करके वापस यहां भी गया होगा और वापस आएगा। तो ये चेंज इन टाइम है ना, वो ऐसा होगा, देखो 2l/vx। सोचो इसको, कितने टाइम बाद मोमेंटम चेंज होगा। हम अभी एक ही मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, टक्कर हुई फिर टकरा के इधर भी गया होगा। हम एक्स डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, वाई जेड अभी भूल गए, ये गया फिर वापस आया। तो इस दीवार पर वापस आने का समय, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो vx ही है ना। बोलो बेटा, ये स्टेप समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम वाली। डेल्टा टी मतलब वो टाइम जितने समय के बाद मोमेंटम चेंज हुआ, तो फिर से चेंज हुआ मोमेंटम कितने समय के बाद, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लिया। तो यहाँ से क्या हम 2 और 2 निपटा दें, और फोर्स की वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं, F = mvx1 का स्क्वायर अपॉन l। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने में कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लो, यहाँ कोई डाउट हो तो। कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताओ, उसको पर मिटा देंगे। हाँ, हटा ही देंगे उस स्टेप को, डाउट हो कोई स्टेप में तो है नहीं है। चल लिखो फिर इसको, पहले आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे मैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। लिख लो इस पेज को पहले कॉपी में।
कल एसएचएम की क्लास रहेगी है ना, एसएचएम वाली कॉपी लेके आना। आज कोई डीएमटीएस नहीं आ पाएगा क्योंकि एसएचएम उसके हीट के पूरे हो गए हैं तुम्हारे डीएमटीएस, इसका आज अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, और कल डीएमटीएस देंगे क्योंकि डीएमटीएस अभी स्प्रिंग पेंडुलम ख़त्म होगा फिर दिया जाएगा एसएचएम का। तब तक अपने पुराने सीसीक्यू, असाइनमेंट और डीएमटीएस पढ़ लेना अच्छे से टेस्ट के लिए, मंडे के टेस्ट के लिए। एसएचएम और हीट दें, तो बताओ एसएचएम और हीट दें कि एसएचएम दें कि हीट दें? ओनली एसएचएम, ओनली हीट। ठीक है, हीट और एसएचएम पूरा है ना। हाँ, क्योंकि फिर ना बाद में मौका नहीं मिलेगा एसएचएम देने का, अभी तैयार कर लो अच्छे से। सिर्फ हीट सिर्फ एसएचएम, तुम दोनों की बात मान ली जाती है, हीट और एसएचएम बोथ, जो भी परसों तक पढ़ाएंगे पूरा। केटीजी भी मतलब इंक्लूड है उसके अंदर। एक्स क्या चेंज हुआ, चेंज कितना चेंज हो गया? डायरेक्शन नहीं, चेंज वैल्यू कितनी हो गई? तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, अब तुम्हारे पास 80 रुपये बचे, तो कितने चेंज हुए? कैसे निकाला? 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80, तो एक्स इक्वल टू 100 माइनस 80 चेंज। कल स्प्रिंग पेंडुलम कंटिन्यू करेंगे, कल स्प्रिंग वाला काम खत्म हो जाएगा। हो गया? तुमने लिखा? बताओ। आइए अब आगे सीखें। वाह, तुमने सही जुगाड़ लगाई यार, आवाज ही नहीं आ रही अब तो। ऐसी पढ़ाई में भी जुगाड़ लगाओ, नंबर अच्छे लेकर के आओ, नंबर देख के मन खुश हो जाए मेरा। अभी तो खुश हो गए तुम्हारा चेहरा देख के, तुमने कर दिया सही काम। हो गया? चलिए अब हो गया? हो गया मदिया? कोई डाउट? बोलो, कुछ बोलना है क्या? स्पीड हम ही मान के चल रहे हैं कांस्टेंट, एक मालिक्यूल की कांस्टेंट है, अलग अलग के अलग अलग है। वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड सेम है, वेलोसिटी चेंज हो गई। बहुत अच्छा दिमाग चलाया तुमने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया दिमाग वाला क्वेश्चन था ये, कि पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? सेम, सेम मान के चलेंगे ना। टेम्परेचर सेम है ना, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक स्पीड चेंज नहीं होगी।
वेलोसिटी तो चेंज हो सकती, डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगी। नहीं, अभी तो एक मॉलिक्यूल की टक्कर दीवार से ले रहे हैं, बस दीवार से। अभी तो नहीं, अभी अपन दीवार और मॉलिक्यूल बस वो करेंगे अभी। चलिए आगे देखें बस। व्हाट इज एफ? बोलो यार, व्हाट इज एम? किसका? एक मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल का एक है ना। और एल मतलब था लेंथ। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जिस दीवार पर टकराएगा तो ऐसा बोल सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एम वी x1 का स्क्वायर अपॉन एल और साथ में एल स्क्वायर। ये एल तो ये वाला है फोर्स वाला, और एक साथ में एरिया का एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? लिखो इसको। और एल क्यूब मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वी मतलब यहाँ वॉल्यूम आने वाला है। वी देखो वो याद है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, वो अजम्पशन से एक क्वेश्चन आने वाली है अपने पास अभी। तो ये पी आ चुका है, नीचे वॉल्यूम आ चुका है। पी इज इक्वल टू एम वी x1 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हो गया मेरे पास P इज इक्वल टू, मैंने कॉपी में से लिखवाया, क्या तो मैं रिलेट कर, मुझे तो मालूम है कहाँ क्या है, पीछे लिखा था मैंने, तुम्हें याद नहीं रहेगा इसलिए कॉपी में लिखवा दिया कि मैं बोलूँगा देखो वहां पर ऐसा लिखाया था। प्रेशर इज इक्वल टू हो गया एम वी x1 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये कितने मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर है? एक मॉलिक्यूल के कारण कि एन मॉलिक्यूल्स के? तो हमसे बोले टोटल प्रेशर ऑन राइट साइड वॉल। टोटल प्रेशर ऑन राइट साइड वॉल। तो अब बोलना टोटल प्रेशर ऑन राइट साइड वॉल पी टोटल इज इक्वल टू, एक का तो हमें मालूम इतना था, दूसरा ये लगाएगा एम बाई वी वी x2 का स्क्वायर। बताइए समझ में आ रही बात सबको? तीसरे का एम वी x3 का स्क्वायर अपॉन वी, ऐसे करते 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 एम बाई वी वी xn का स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑन द राइट साइड वॉल। यस और नो? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू एम बाई वी बाहर वी x1 का स्क्वायर प्लस वी x2 का स्क्वायर डैश 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 वी xn का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रही बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर है इतना? अगर मान लो मैं यहां पर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यहां भी n से डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? बट ये कुछ बन जाएगा n इंटू एम, क्या था? टोटल मास। और ये हो जाएगा मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। देखो, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। ये बताओ ये क्या है? v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn अपॉन n। क्या बोलोगे? मीन ऑफ स्पीड। और अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बोलोगे इसको? मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। नहीं आया तुम्हें समझ में? आता समझ में इतना? तो इस चीज को याद रखना कि इसको हम मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। ये पूरे टर्म को इसको कहा जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब सारी स्पीड का स्क्वायर करा और उसका मीन निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड मीन। इतना समझ में आता है? ओ हेलो, बातें नहीं। और इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो, अच्छा वी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर
चलो इसको लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर आगे के स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए एन मॉलिक्यूल के कारण लगने वाला प्रेशर वॉल्यूम के टर्म से निकाल दिया मैंने, कितना होगा एक दीवार पर। अभी सारे मॉलिक्यूल्स का कुल कितना है, फिर उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे, जो वी हम लेके आते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में। कर सकती पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में या तो ये ट्रैवल करेगी या ये ट्रैवल करेगी, ये दोनों पॉजिटिव एक्स में नहीं कर सकती। तो अगर तुक्का भी मारना होता तो 50% सही हो जाता अगर सी या डी में से मार्क कर दे, ठीक है ना। बाकी तो आपके मैंने ऑप्शन ही हटा दिए दो। चलो आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है वेलोसिटी चेक, मुझे 300 और चाहिए मुझको कितना 60.2। अब एम्पलीट्यूड तो फिर बंद करो, चालू करो एक बार, कोई काम की नहीं है, बंद कर दो फिर चालू कर दो। चाहिए। 1 मिनट में रुक जाना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड में रुको। को देखते हैं और इस 2 पाई को अंदर भेजते हैं। इसमें मैं कितने का है, इसके भी लग रहा है, इसमें 2 पाई लगा, यही तो अंतर है बस। एक काम करते हैं, इसमें 2 पाई को अंदर भेजते हैं और 2 पाई जैसे ही अंदर जाएगा तो ये क्वेश्चन कैसे दिखेगी, ये इंटू 60 और माइनस 2 पाई एक्स बाय 60 है ना। मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैंने 2 पाई को अंदर भेज दिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, लैम्डा निकाल के देखना। सर आप नहीं देखिए बेटा, देखो दिख रहा है कि यहाँ पर डिवाइड करूँगा ना दोनों बार तो स्पीड भी 300 आ जाएगी। तो आप अगर स्पीड निकालने की कोशिश करोगे तो दोनों में 360 निकल आएगी। स्पीड भी दोनों की मुझे सेम दिख रही है, आप करके स्पीड सेम ही आएगी, 360 आ जाएगी। तो लैम्डा से ही आंसर आया है, ठीक है। अब देखो, अब कहाँ छुपा होता है लैम्डा, लैम्डा यहाँ छुपा होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, के। तो 2 पाई बाय 60 इक्वल टू के, और के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा। चलिए देखें, 2 पाई ने 2 पाई को यहाँ पर हो जाएगा तो इसके अंदर 60 मीटर आ रहा। क्या देखो इस चीज के बदले तो मतलब ये हमारी, ये देखो जब भी है ना एवरेज वैल्यू होती है ना, तो एवरेज वैल्यू को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ऐसे 2 सही साइन बनता है एवरेज का, मालूम है ये साइन एवरेज का। जब भी एवरेज लिखना है ऐसे लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू M इंटू एन के बदले टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, और V मीन स्क्वायर, और x डायरेक्शन में। उतना बड़ा देखने के बदले एक टर्म में ऐसे रख सकते हैं इसको, x डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी हैं पार्टिकल की उनके स्क्वायर का एवरेज मीन। अच्छा ये भी हमें मालूम है कि x डायरेक्शन में जो एवरेज होती है और जो y डायरेक्शन की एवरेज है और z डायरेक्शन की एवरेज अजम्पशन में माना था कि सेम था। देखो बताया था कि जितनी x डायरेक्शन में वेलोसिटीज थी उतनी ही 1 से लेके 50, 1 से लेके 50, 1 से लेके 50 सब डायरेक्शन हमने मान के चल रहे थे कि सेम है। सेम होती है कि अलग होती है? अलग होती है। हमने एज्यूम किया था, पोस्टुलेट माना था कि सब कैसी होती हैं, सेम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला देखो ऐसा आया था, अभी एक फॉर्मूला ये आया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपकी कॉपी में दिख जाएगा आपको, वी स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, आया था ऐसा फॉर्मूला। यहां पर अगर मैं मीन ले लूं, सबका मीन ले लें, तो ये मीन और ये भी मीन और ये भी मीन, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप मीन ही लेंगे हमेशा, बहुत सारे एक होता तो हम एक से काम चलाते, बहुत सारे तो मीन लेना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड सब बराबर है, और वी एक्स था तो आप इसको 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर भी मान सकते हो। सोच के देखो, दिमाग लगाओ इस स्टेप में। मैं रुका हूं 2 मिनट, सोचो जो मैंने लिखा है और समझो। ये अजम्पशन लिखा चुका हूं पहले मैं, उस अजम्पशन के आधार पर मैंने ये लिख दिया। कोई डाउट हो पूछ लेना, बोर्ड चेंज हो जाएगा फिर वापस इस पे नहीं आऊंगा मैं। समझ में आया? लिख लो इतना। अच्छा रुको रुको, चलो रुको। तो क्या इसकी जगह लिख सकते हैं, पुट इन वन, बताओ क्या लिख दे इसको, P
इज इक्वल टू m बाय v तो है ही, और v x बार स्क्वायर की जगह, इसकी जगह v मीन का स्क्वायर अपॉन 3। सोचो सोचो, नहीं नहीं अच्छा यहां तक आया। क्या यहां तक आया? क्या ऐसा सकते हो v x डायरेक्शन में स्क्वायर का मीन इक्वल टू v मीन का स्क्वायर बाई 3? अदला बदली, हाँ या ना? ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड। पढ़ के बताओ क्या है ये? और ये क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। तो इसको ऐसा बोल सकते हो क्या? P इज इक्वल टू पुट इन 1, तो P इज इक्वल टू m अपॉन 3v मीन स्क्वायर स्पीड, हाँ या ना? क्या आप इसको ऐसा सकते हो? P इज इक्वल टू 1 अपॉन 3m RMS, सॉरी RMS मत लिखो, अभी RMS मत लिखो इसको। यहां तक समझ में आ रहा है? जो शब्द समझ में आ रही वहां तक बताओ। ये समझ में आया? लिख लो इसको पहले, फिर बता दो। अभी RMS पे आ रहा हूं मैं, पहले मीन स्क्वायर तक ले लो, मीन स्क्वायर स्पीड। फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप कोई भी पेंडुलम को देखो, झूले को देखो, तो इट हैज़ अ नेचुरल टाइम पीरियड। अगर उसकी लेंथ को चेंज ना करें तो ऐसे में उसके पास एक नेचुरल टाइम पीरियड होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी एनर्जी को ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड को और ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बाहर से एक्सटर्नल, सीधे बैठो, हम बाहर से एक्सटर्नल वाइब्रेशंस देते हैं। ऐसे क्यों बैठे और तुम? वो अगर एक्सटर्नल वाइब्रेशन इसमें एनर्जी ऐड करना चाहते हैं तो वो ग्लूकोज पी तभी लेना इसमें अभी। एनर्जी ऐड कर सकते हाँ बोलो, हैं तुमको कहाँ समझ में जब आया? दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच ये वाली करेगी। स्टेप, अब ये बहुत ये वाली, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये बेटा अपने पास तो आई थी, अगर देखो ये आई थी आपको स्टेप, कोई पानी हिलता ढुलता दिख रहा है और मैंने सब आप तब मीन ले लिया यहाँ चाहते पर, हैं मीन कि मीन amplitude को मीन बढ़ा दो। मीन, तो मीन ले आप लिया था वहाँ चाहते हो पर। कि आप पानी की एनर्जी को इंक्रीज कर दो, तो आप क्या करोगे? आप जाकर के पानी को और हिलाओगे, पानी को और हिलाओगे। ये मीन ले लिया मैंने, ध्यान ये रखना पड़ेगा सबका, जो पानी की नेचुरल और सब बराबर भी है, आपका तो जो 3vx स्क्वायर बोल आपका सकते जो हैं। ऑसिलेशन कराने का तरीका हो वो उसकी अब आगे समझ में? से मैच करे, इसको हम कहते हैं वाइब्स मैच। क्या बेटा? y और z कहाँ चलेगा? वाइब्स बोल रहा हूं, वाइब्स। ये vx और vy और vz तीनों बराबर है, मैच करेंगी तो एनर्जी का तो इसकी जगह भी vx लिख दिया। जैसे कोई झूला है और वो ऑलरेडी vy की वैल्यू vx है ना, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, तो आप आके ताकत इसी फ्रीक्वेंसी में लगाएंगे, इसी सब सेम है ना? ताकत लगाएंगे, तब जाके इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा पाएंगे। अभी आ गया? अगर आपने गलत तरीके से ताकत तो तुम लगानी इसी से start पूछ लिया करी, करो, ज़्यादा अच्छा या रहेगा। टेढ़ी-मेढ़ी ताकत लगानी स्टार्ट करी या फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कराई, तो फिर आप इसकी ताकत में या हाँ लिख सकते हैं, vz भी लिख सकते हैं। पर अगर आपने इसके टाइम पीरियड को देख लिया, इसके फ्रीक्वेंसी को देख लिया और आपने अपनी तो सर आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैं x डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ, राइट साइड वाले, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ अभी। मैं अगर y डायरेक्शन कंसिडर करता तो बेटा मैं vy लिखता, मैं z डायरेक्शन कंसिडर करता तो मैं vz लिखता, आंसर सेम आता। रेजोनेंस कहा जाता है। तो फिजिक्स में बोला जाता है कि कभी भी किसी सिस्टम के पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक बार बंद करके चालू कर दो। आप उसके अंदर एनर्जी को ऐड करना चाहते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस अब समझ में आ गया ये? देखो फिर से, अब ये लास्ट स्टेप तो मुझे बताना क्या लिखी थी ना? हाँ, P इज इक्वल टू 1 अपॉन 3m, m क्या होता है? पहले P बताओ, व्हाट इज P? प्रेशर मत बोलना, सही बात बोलना, व्हाट इज P? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये तो निकाला अपन ने अभी, n मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया दीवार पे, ये उस फॉर्मूले में था Pv इक्वल टू nRT पे, वही हम निकाल रहे हैं। 1 अपॉन 3 व्हाट इज m? मास। और ये था
फ्रीक्वेंसी मैच मीन सिंपल शब्दों में फ्रीक्वेंसी एक सी होनी स्क्वायर छोटा सा एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ढंग से देखना, Speed. बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 4-5 टाइप की रस्सियाँ हैं और रस्सियों को सबसे बताओ। पहले मैंने एक डंडी से लटकाया है। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी रस्सियाँ एक डंडी से अटैच्ड है ऊपर की तरफ। जिस डंडी को मैं हिला सकता हूँ या जिस डंडी को मैं डिस्टर्ब कराऊँ, तो मेरे पास रस्सियाँ हैं और रस्सियों को मैंने एक डंडी नहीं आया से समझ बांध में। रखा है। जिस डंडी को मैं ऊपर से छेड़ सकता हूँ, अब मेरे डंडी को छेड़ने से कौन सी रस्सी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे डेरिवेशन का लास्ट स्टेप ही है। तीसरा बोर्ड आ गया है, ये आखिरी स्टेप आ रही है इसकी। ये क्या लिखा है? नहीं इतना बताओ, इतना इसको क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर कहाँ लिखा है? मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। अब है मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। अब समझ में आ रहा है? हाँ या ना? नहीं आया समझ में? ये तो ये मीन स्क्वायर स्पीड है। स्पीड के सारे स्पीड का स्क्वायर किया और उसका हमने मीन ले लिया। इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये तो मैंने लिखा था उसको इंग्लिश में, मीन स्क्वायर स्पीड। मैंने ये लिखा था इसको कि P इज इक्वल टू 1/3m मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। अभी भी नहीं आया रानी? तुम्हें कहाँ डाउट है? नीचे वॉल्यूम तो आएगा, लिख रहा हूं मैं अभी। अभी इसको लिखा है मैंने, और ये वॉल्यूम तो है ही अपन यहाँ पर m/v। मैं इसको समझा रहा हूँ खाली मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ क्या? मीन स्क्वायर स्पीड, और मैं अगर ऐसा एक रूट भी लगा दूं तो उसको बोल सकते हैं क्या? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बताओ समझ में आ रहा है? अच्छा तो यहां तक पूरा समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना? चलो अब इसके आगे आरएमएस की बातें कल करूंगा, यहां तक लिख लो बस, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा। जो ये मेन था वो सिखा दिया, आरएमएस वर्ड कल लेके आता हूं, लिख लो इसको, यहीं तक लिखो बस खाली। अभी इतना लिखो, ये सिखाता हूं। ठीक है, 10 मिनट और लगेंगे सिखाने में मुझे इसके अंदर पूरा डेरिवेशन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मतलब बेसिक स्टेप सारी सिखा दी लास्ट तक, जिससे हम आगे के फॉर्मूले पढ़ पाएंगे। लिख लो इसको।